अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं फ़ाहद हुसैन हेल्थ इंस्पेक्टर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़ीवर के मुतल्लक है कि आज हम दो किस्म के बुखार को फ़ीवर को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ मलेरिया बुखार को डिस्कस करूँगा कि उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसका जो बुखार का जो दौरानिया होता है वो कितना होता है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा टाइफाइड बुखार के मतलब कि टाइफाइड बुखार उसकी अलामत क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बात करते हैं मलेरिया बुखार की कि मलेरिया बुखार के होने की वजूहात क्या होती हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका जो दौरानिया होता है इस बीमारी का वो कितना होता है। मलेरिया बुखार जो होता है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से फैलने वाला फीवर होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक मच्छर होता है वो इंसानी बॉडी को काटता है, जिसकी वजह से ये जो जरासीम होते हैं ये इंसान की बॉडी में शामिल हो जाते हैं। ये तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक बॉडी के अंदर रहते हैं, कोई भी अलामत शो नहीं करते। इसके बाद ये ऐसा ऐसा अलामत शो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी इनको अपनी अलामत शो करवाने के लिए कम से कम 1 से 2 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है। उस बॉडी पर ये कंट्रोल कर लेते हैं, पूरा अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है उसमें अलामत आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि अलामत कैसी होती हैं। यानी कि पेशेंट को सबसे पहले बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सर्दी लगने से उसका जो जिस्म होता है वो कांपने लग जाता है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है। होने के साथ साथ उसको तेज़ बुखार हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है तो उसकी आंखों में दर्द शदीद रहने लगता है, उसकी बॉडी में दर्द होता है, उसके सर में दर्द शदीद होता है। मतली और कै का होना इस बीमारी में आम सी बात है। थकावट होती है, बदन में शदीद दर्द होता है और तेज़ बुखार होता है जो कि 103 से लेकर 104 तक भी पहुंच जाता है। और ये जो फीवर होता है ये मच्छर के काटने के बाद जब अंदर जरासीम दाखिल हो जाता है तो उसके बाद ये 2 वीक्स के अंदर अंदर ये तमाम जो अलामत होती हैं ये शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें जो पेशेंट होता है उसकी भूख जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। इसमें पेशेंट को 15 मिनट से लेकर 60 मिनट तक सर्दी लगती है। 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक पेशेंट को शदीद बुखार होता है। बुखार इतना शदीद होता है कि मरीज़ जो होता है वो बेहाल हो जाता है, उस पर बेहोशी जैसी कैफियत तारी हो जाती है। ये पेशेंट पर बहुत ही सीरियस साबित हो सकती है, यानी कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। लिहाजा इसका जो ट्रीटमेंट करना होता है बर वक्त ट्रीटमेंट करवाया जाता है ताकि जो पेशेंट है उसको जल्द से जल्द सेहतयाब किया जाए और मलेरिया के जो जरासीम उसके अंदर हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म कर किया जाए। अगर मरीज़ का इलाज ठीक ना हो और बर वक्त ना हो तो जब भी कोई मच्छर दोबारा उसको काटेगा उसके जो जरासीम होते हैं वो मच्छर के अंदर चले जाते हैं और मच्छर फिर जब किसी दूसरे सेहतमंद अफराद को काटेगा तो वो तमाम जरासीम जो मलेरिया के होते हैं वो सेहतमंद अफराद में मुंतकिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको मलेरिया बुखार हो गया हो और इस कदर शदीद हो, अगर उसकी अलामत यही हों और बुखार जो हो उसका 103 से लेकर 104 तक पहुंच जाए तो सबसे पहले आपने पेशेंट को पट्टियां करनी होती हैं, यानी पानी वाली पट्टियां करनी होती हैं। आपने पानी ज़्यादा ठंडा नहीं लेना होता, ना ही गर्म लेना होता है। आम टेम्परेचर का जो पानी होता है वो आपने ले लेना होता है। आपने टोटल 6 पट्टियां लेनी होती हैं, जिन पट्टियों का इस्तेमाल भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि उन 6 पट्टियों का आपने इस्तेमाल कैसे करना होता है। सबसे पहले आपने एक पट्टी को आपने गीला करना है। गीला करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा निचोड़ना है ताकि उसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी बच जाए। वो पट्टी आपने पेशेंट के माथे पर रखनी होती है। दूसरी पट्टी जो है आपने 2 मज़ीद पट्टियां जो हैं उनको आपने गीला कर लेना है। दोनों पट्टियों को आपने पेशेंट के अंडर आर्म यानी कि उसकी बगलों के नीचे रख देना होता है। आपने चौथी पट्टी लेनी होती है। चौथी पट्टी का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना होता है, चौथी पट्टी को आपने गीला करना है। गीला करने के बाद आपने पेशेंट के मसाने के ऊपर रख देनी, यानी अब्डोमिनल जो प्लेस होती है
यानी उसकी जो बेली बटन होता है उसके बिल्कुल नीचे आपने उस पट्टी को रख देना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट दो पट्टियों की कि दो पट्टियों का इस्तेमाल अब कहाँ करना है। अब उन दो पट्टियों की मदद से आप पेशेंट के पाँव की जो तलियां हैं उनको आप ठंडा करने की कोशिश करें, ताकि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो जल्द अज जल्द कंट्रोल में आ सके, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बुखार पेशेंट की जान को भी नुकसान दे सकता है। लिहाजा आपने घर पर जो फ़र्स्ट एड देनी है पेशेंट को वो यही देनी है कि आपने उसका जो बुखार है उसको आपने कंट्रोल करके रखना है। इसके बाद आपने कोशिश करनी है पेशेंट को किसी न किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास लेके जाया जाए और उसको चेकअप करवाया जाए, और डॉक्टर हजरात पेशेंट का मलेरिया टेस्ट करेंगे। मलेरिया पॉजिटिव आता है तो मलेरिया पॉजिटिव होने के साथ साथ उसका जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट का ये जो ट्रीटमेंट है आपने मतवातर करवाना होता है, उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाना है आपने। इसमें कोई भी किसी किस्म की आपने कोताही नहीं करनी, क्योंकि जब तक पेशेंट के अंदर से पूरे जरासीम ख़त्म नहीं होंगे तो पेशेंट आपका दुरुस्त नहीं होगा। इस बीमारी को ख़त्म होने में 2 से 3 वीक भी लग सकते हैं। लिहाजा आप इसका ट्रीटमेंट फुली करवाएं और जो डॉक्टर की हिदायत हों उन पर अमल करें। अब बात करते हैं कि पेशेंट को मलेरिया बुखार के दौरान कौन सी डाइट इस्तेमाल करवाई जाए। वैसे मैं आपसे शेयर करता हूं कि कौन सी डाइट जो है वो सबसे बेस्ट है। आप कोशिश करें कि पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जो पेशेंट को हज़म करने में या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोई किसी किस्म का मसला पैदा करे, क्योंकि जिस कदर उसको तेज़ बुखार है, तेज़ बुखार होने की वजह से उस पेशेंट के तमाम जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब होते हैं। लिहाजा जो उसका मैदा होगा वो ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को नरम से नरम ग़िज़ा खिलाई जाए ताकि मैदे को हज़म करने में कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो अब बात करते हैं हम टाइफाइड बुखार की कि टाइफाइड बुखार की अलामत क्या होती हैं और ये क्यों फैलता है और इसमें हमने कौन सी एहतियातें करनी होती हैं और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ तक पहुँच जाता है और उसको किस तरह हमने कंट्रोल करना होता है। टाइफाइड बुखार के जो पेशेंट्स होते हैं ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से इनमें फीवर के जो जरासीम होते हैं वो दाखिल हो जाते हैं। टाइफाइड बुखार जानलेवा इन्फेक्शन है, इसमें एहतियात करना नहायत ही ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट को आपकी फैमिली में टाइफाइड बुखार हो जाता है तो इसमें कोई किसी किस्म की आप लगर्जी ना करें। पेशेंट को तमाम जो डॉक्टर हजरात हदायत जारी करते हैं उन पर अमल करवाया जाए, उनकी जो मेडिसिन्स हैं वो टाइम पर दी जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया है कि ये एक जानलेवा बीमारी है, यानी ये एक जानलेवा बीमारी है, इसमें आपका पेशेंट जान से भी जा सकता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामात की कि जब टाइफाइड फीवर होता है तो इसमें अलामात कौन सी ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले पेशेंट को तेज़ बुखार होता है, सर्दी लगती है, जिस्म पर कपकपाहट आ जाती है, उसको अब्डोमिनल पेन होता है, स्टॉमिक इशू हो जाता है, यानी कि उसका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी बॉडी पर बाज़ औक़ात रैशेस आ जाते हैं, यानी छोटे छोटे दाने नुमा धब्बे से बन जाते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को मसल्स में शदीद दर्द होता है, सर में दर्द होता है, मतली और कै आ सकती है, मोशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ ही उसका जो पेट होता है वो फुली डिस्टर्ब हो जाता है। टाइफाइड फीवर जो है ये क्यों फैलता है और इसकी वजूहात क्या हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल करने से ये जरासीम जो है पेशेंट के खून में शामिल हो जाता है। तो बात करते हैं कि जो हम होटलिंग वगैरह करते हैं उसमें बाज़ औक़ात कुछ जो होटल्स होते हैं वो गैर मियारी होते हैं, उनके जो खाने होते हैं वो खाने के काबिल नहीं होते, लेकिन हम फिर भी जाने अनजाने में खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये हमारे अंदर दाखिल हो जाता है खाने के ज़रिए। इसके अलावा हम बात करते हैं गंदे पानी की कि जो अगर कंटिमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया जाए तो तब भी जो ये बैक्टीरिया होता है ये हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद ये हमारे खून में ट्रांसमिट हो जाता है। जब ये खून में शामिल हो जाता है तो ये अपनी अलामात ज़ाहिर करना स्टार्ट कर देता है।
फीवर में भी आपने फ़र्स्ट एड वही देनी होती है जो आपने मलेरिया बुखार में दी है, क्योंकि टाइफाइड में भी बुखार जो होता है वो तेज़ होता है। आपने सेम टू सेम वैसे ही पेशेंट के बुखार को कंट्रोल करने के लिए उसको पट्टियाँ लगानी होती हैं। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है हमेशा के लिए कि आपने ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं करनी होती। आपने बिल्कुल जो नॉर्मल पानी होता है, फ्रेश वाटर जो होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है उतना ही रखना होता है। ना ही आपने गर्म पानी की पट्टियाँ करनी है, ना ही आपने ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी होती हैं। सेम टू सेम वही तरीकाकार होगा बुखार को कंट्रोल करने के लिए। आपने 6 पट्टियाँ लेनी है। 6 पट्टियों में आपने वैसे ही इस्तेमाल करना होता है जैसे आपने मलेरिया बुखार के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपसे शेयर किया है। अब बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ठीक होने के लिए कितना टाइम दरकार होता है। उनको ठीक होने के लिए कम से कम 2 से लेकर 4 हफ्ते जो हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें पेशेंट का कंप्लीट ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है। यानी पेशेंट की जो मेडिकेशन है वो साथ चलती है, उसके साथ उसकी डाइट का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसमें भी पेशेंट को, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका डिस्टर्ब हुआ होता है, इसके एब्डोमिनल में पेन रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो डाइट होती है वो बिल्कुल नरम ग़िज़ा दी जाती है। इसमें खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाता है। पेशेंट को वो फ्रूट्स दिए जाते हैं जो बिल्कुल निज़ाम इंहज़ाम में कोई भी किसी किस्म की ख़राबी पैदा ना कर सकें, यानी उनके हज़म होने में मैदे का कोई किसी किस्म की मैदे को स्ट्रगल ना करनी पड़े। बिल्कुल इजीली वो जो चीज़ें हैं जो भी वो खाए पिए वो आसानी से उसको हज़म कर पाए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।